हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है टीम CA 1exam.in के पोर्टल पर। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट, और हमने कुछ ऐसी बात की थी, कंपनीज एक्ट की कुछ बेसिक बातें की थी, और ये चीज़ देखी थी कि कंपनीज एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो एक चीज़ निकल के सामने आई कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम एक बार इसको क्विकली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। पूरे कंपनीज एक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं, वो सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि ये अकाउंट्स में भी है, AS से रिलेटेड भी है, ऑडिट से रिलेटेड भी है कंपनी, और ख़ुद कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए पढ़ लेते हैं इसको। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के अभी भी दिक्कत है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो देखिए, अब हम लोग उस एज में नहीं है, बच्चे नहीं है, या कोई फर्स्ट टाइम चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, और आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ कर रखी है, तो ये सिर्फ क्विकली एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, इसी पर्पज़ के साथ क्लासेस चल रही है। तो मेरे ख्याल से हिंदी या इंग्लिश मीडियम फ़र्क नहीं रखता। मुद्दा यहाँ पे है कि आपको खुद को पढ़ना है नोट से, और खुद को ही नोट्स बनाने हैं, खुद को ही करना है। ये क्लासेस सिर्फ एक सपोर्टिंग का काम कर रही है आपके लिए, कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसके साथ साथ आपका सिलेबस पूरा हो रहा है, या इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हो। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और समझने के पर्पज़ से है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, कंपनीज़ का क्लासिफिकेशन। कंपनी, सबसे पहले अगर साइज़ के बेसिस पे बात करें तो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसके अंदर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, एक तो शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो तो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होंगे, और दूसरा अधिकतम 200 मेंबर हो सकते हैं। फिर वो प्राइवेट कंपनी भी दो तरह की होती है, एक होती है 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। 1% कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसके अंदर एक ही मेंबर है और एक ही डायरेक्टर है, ठीक है। मतलब एक अकेला व्यक्ति मिलकर अपनी कंपनी भी बना सकता है, ये पहले नहीं हुआ करता था ऐसा। और स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? ऐसी कंपनी जिसके लिए एक टर्नओवर और एक पेड अप कैपिटल की लिमिट बनाई गई है, कि अगर उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से कम है। पेड अप कैपिटल जानते हो ना, पढ़ेंगे आगे से कैपिटल चैप्टर, उसमें आएगा पेड अप कैपिटल क्या होता है। और टर्नओवर जो है मतलब टोटल रेवेन्यू जो सेल है वो कितनी, 2 करोड़ से कम। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? स्मॉल कंपनी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी हो सकती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के आधार पर बात करें तो 3 तरीके से होती है, ये हम देख चुके हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड। लिस्टिंग के बेसिस पे लिस्टेड और अनलिस्टेड। फिर कंट्रोल के बेसिस पे अगर करें, नियंत्रण के आधार पे, तो 3 तरह की हो सकती है, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट। होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे? जो नियंत्रण करती है, किसको? सब्सिडरी को। मतलब इसके अंदर 50% से अधिक, आधे से ज़्यादा शेयर किसके पास है? होल्डिंग के पास है। या इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका अपॉइंटमेंट इसके हाथ में है। फिर एसोसिएट कंपनी, ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी तो नहीं है लेकिन 20% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास है? होल्ड इस कंपनी के पास। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। इसमें जॉइंट वेंचर भी शामिल होता है। जॉइंट वेंचर मतलब अगर 2 कंपनियां 50% होल्ड कर रही है इस कंपनी के अंदर, तो ये दोनों की क्या है? एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। क्या किसी एक का कंट्रोल है? नहीं। 51% किसी का भी नहीं है। अगर 51% होता है तो फिर वो क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है, ओके। दूसरा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता है कंट्रोल। मतलब ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, डायरेक्टली ये 20% होल्ड कर रही है, इसकी एक दूसरी और सब्सिडरी है वो इसमें 40% होल्ड कर रही है, दोनों मिला के कितना होता है? 60%।
तो भी ये कंपनी जो एस लिमिटेड है ये इसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी। ओके चलिए नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी हम देख चुके हैं 50 लाख और 2 करोड़, पेड अप कैपिटल तो 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंपनियां हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। स्मॉल कंपनी का एक दर्जा है अपने आप में, है तो ये नॉर्मल कंपनी की तरह, बट जब स्मॉल कंपनी का दर्जा मिलता है तो और उनको इन लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में क्या मिल जाती है, थोड़ी आज़ादी मिल जाती है। चलिए, पब्लिक कंपनी एक कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो फिर वो स्मॉल नहीं रही, या सब्सिडरी है या सेक्शन 8 है या कोई बॉडी कॉरपोरेट है। तो पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे, जो प्राइवेट नहीं है। दूसरा, सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक सेल भी पब्लिक कंपनी, मतलब एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग जानते हो ना, कौन सी कंपनी जो कंट्रोल करती है, ये इसकी सब्सिडरी है। ये अगर पब्लिक कंपनी है तो ये सब्सिडरी भी क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। ऐसा क्यों, तो देखिए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या थी। प्राइवेट कंपनी का मतलब ये था कि पब्लिक का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है, सेलेक्टेड गिनती के लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है इस कंपनी में। इसीलिए ये शेयर अपने पब्लिक को बेच नहीं सकती, ना पब्लिक से पैसा ले सकती है। लेकिन अगर ये सब्सिडरी की होल्डिंग ये पब्लिक है और इसने 60% शेयर इसके खरीद रखे हैं, 51% खरीद रखे हैं, तो ये पैसा कहाँ से लिया होगा, इसने पब्लिक से लिया होगा। और वो पैसा आगे कहाँ निवेश किया, इस सब्सिडरी में। तो इनडायरेक्टली इसमें भी पैसा किसका हुआ, पब्लिक का। तो ये भी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। कहने का मतलब एक होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी हमेशा ही क्या होगी, सॉरी, एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी होगी। ओके चलिए, इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स की कंपनीज़ है। फॉरेन कंपनीज़ मतलब जो इंडिया के बाहर है और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया में कुछ कारोबार करती है और इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% या तो सेंट्रल या स्टेट या दोनों मिल के होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डोरमेट कंपनी, ये क्या होती है, ऐसी कंपनी जो अभी कोई काम नहीं कर रही है, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, वो सिर्फ क्या कर रही है, असेट होल्ड कर रही है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क, कोई पेटेंट, कुछ ऐसा राइट है जो होल्ड करके रख रही है, फ्यूचर में काम करेगी। फिर होता है सेक्शन 8 कंपनी, क्या होती है, जो नॉर्मल कंपनी है उनका पर्पज़ होता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना, एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। हमेशा कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है। वैसे ही अगर आपकी कंपनी का लक्ष्य क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप कुछ खास मकसद के लिए काम कर रहे हो, जैसे कोई चैरिटी के लिए, धर्म कर्म के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, और आप जो पैसा कमाओगे वो इन्हीं सब के अंदर खर्च करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि हमें सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा दिया जाए, और आपको क्या मिल जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पीछे लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से एनजीओ है, जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अगर वो कंपनी फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। जैसे होता है ना, ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होती है, वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी होती है, ठीक है। ये धर्म कर्म का काम करते हैं। नेक्स्ट, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जन्म होना, रजिस्ट्रेशन होना। सुनना जरा ध्यान से, मैं कुछ बताता हूँ आपको। एक शब्द होता है प्रमोशन, प्रमोशन कौन सा, पदोन्नति नहीं, वैसा एक दूसरा प्रमोशन का मतलब किसी चीज़ को आगे लेके आना, प्रस्तुत करना। अब जैसे कंपनी जो है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब क्या नेचुरल पर्सन है या कृत्रिम है, ये बताओ। कृत्रिम पर्सन है, जो लॉ कानून की नज़र में एक व्यक्ति की तरह, एक पर्सन की तरह, जो अपने आप में काम कर सकती है अलग से। तो ये जो कंपनी है ये अपने आप तो बनती नहीं है, कोई इसको एग्जिस्टेंस में लेके आता है, कोई इसको रजिस्टर करवाता है और कंपनी बनाता है।
तो जो लोग ये कार्य करते हैं, जो व्यक्ति कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम करते हैं, वास्तविकता में लेके आते हैं। एग्जिस्टेंस में लाने का मतलब सबसे पहला वो व्यक्ति जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई हम कुछ ऐसा व्यापार करेंगे, कुछ काम करेंगे और कंपनी के रूप में रजिस्टर होंगे। फिर वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करते हैं। कंपनी के बिहाफ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ अनुबंध करते हैं, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लेना, चाहे वो खरीद रहे हैं चाहे किराए पे ले रहे हैं। फिर कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, पहले जो निदेशक होंगे वो कौन होंगे, इस तरह के काम सारे। कितनी पूंजी होगी कंपनी के अंदर, कितनी कैपिटल होगी, ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, ये सारे कार्य जो करते हैं, इन सारी गतिविधियों को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, प्रमोशन ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी को मतलब प्रमोट करना, एक तरीके से वास्तविकता में लेके आना, हकीकत में लेके आना। और जो ये गतिविधि करते हैं उन व्यक्ति को बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। अब ये प्रमोटर्स, इन्होंने प्रमोशन करके कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आया और कंपनी क्या कहलाई, हम आज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बन गया एक तरीके से, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब यहाँ खास बात ये है, पहली चीज़ तो ये प्रमोटर कौन है, क्लियर है, जो ये सारी एक्टिविटी करते हैं। अब बताओ ये कंपनी के रिश्ते में क्या लगते हैं, ये कैसा सवाल है, सही सवाल है। प्रमोटर कंपनी के क्या लगते हैं, क्या ये कंपनी के ओनर है, क्या ये मालिक है, क्या ये कंपनी के डायरेक्टर है, मतलब कंपनी को चलाने वाले हैं, क्या ये कंपनी के एमडी है, क्या ये कंपनी के ट्रस्टी है, क्या है ये। तो देखिए प्रमोटर कंपनी के कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये कैसी बात हुई, कोई रिश्ता क्यों नहीं, इन्होंने तो इतना काम किया और कंपनी ने बदले में इनको कुछ नहीं दिया। तो देखिए इन्होंने काम किया तब क्या कंपनी थी एग्जिस्टेंस में, नहीं। इन्होंने जब ये सारी गतिविधियां की तब तो कंपनी थी ही नहीं, और जब कंपनी बनी तब ये प्रमोटर रहे नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रमोटर जो भी काम कर रहे हैं ये कंपनी के बनने से पहले के काम है। तो उस टाइम क्योंकि कंपनी कुछ थी नहीं, कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, तो इनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि ये प्रमोटर, मान लो ये कोई ए और बी दो व्यक्ति थे, इन्होंने अपना नाम जैसे ही कंपनी बनी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में रख लिया हो ए बी का, या मेंबर के रूप में रख दिया हो, तो अब ये क्या कहलाएंगे, कंपनी के डायरेक्टर और मेंबर। प्रमोटर रहे क्या, नहीं। तो ये जो प्रमोटर वर्ड है ये कहीं भी डिफाइन कंपनीज एक्ट में नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कौन करेगा, अब जिसका बिजनेस होगा वही तो प्रमोट करेगा, वही तो कंपनी को बनाएगा। अब इन कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंपनी जो बनती है वो लॉफुल पर्पज़ के लिए बनती है, मतलब इनलीगल गलत धंधे करने के लिए आप नहीं बना सकते। आपने कहा कंपनी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आपने कंपनी बनाई और उससे गुंडागर्दी शुरू कर दी कि जेल जाएगी तो कौन जाएगी, कंपनी जाएगी, सजा होगी तो किसको होगी, कंपनी को। ऐसा नहीं किया जा सकता। कंपनी हमेशा लॉफुल पर्पज़ के लिए बनती है। दूसरा, कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, अभी पढ़ेंगे, दो कागज होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ पार्षद सीमा नियम, और ऐसा कुछ है, आंतरिक सीमा नियम, ऐसा शायद हिंदी में इनका कुछ नाम है, आप देख लेना। मेमोरेंडम का मतलब देखिए, दो कागज है, इन दो कागज के ऊपर कंपनी बेस्ड होती है बेसिकली। जो मेमोरेंडम होता है ये होता है फॉर आउटसाइडर्स, बाहर वालों के लिए। आउटसाइडर का मतलब, अब मान लो ये कंपनी है ए लिमिटेड, कोई बाहरी व्यक्ति, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे बैंक है, चाहे कोई शेयर होल्डर, जो भी व्यक्ति इस कंपनी के साथ किसी तरह का कार्य कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी की पावर क्या है, क्या ये कंपनी का ऑब्जेक्ट है, ये काम कर सकती है कि नहीं कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मेमोरेंडम होता है ये बाहर के लोगों के लिए होता है, ताकि वो पढ़े मेमोरेंडम को और वो कंपनी की पावर्स जान सके, कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जान सके। बात समझ आई, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें होता है कंपनी का नाम होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, ताकि जो बाहर के व्यक्ति है वो देख पाए कंपनी के बारे में।
दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये होते हैं कंपनी के आंतरिक नियम। आंतरिक नियम मतलब कंपनी के इंटरनल रूल्स, कंपनी चलेगी कैसे, कौन इसको चलाएगा, किस तरीके से डिसीजन होंगे, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे हटाया जाएगा, ऑडिटर कैसे होगा, मतलब जहाँ जहाँ कंपनी लॉ में प्रोविज़न दिए हुए हैं वो तो लगेंगे ही। उसके अलावा कुछ चीज़ों पे कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी खुद अपने नियम बना सकती है चलाने के लिए। तो वो सारे नियम कहाँ लिखे होते हैं? इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बात समझ आई? तो ये दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब जो ये कंपनी का मेमोरेंडम होता है, इस मेमोरेंडम को क्या करते हैं? साइन करना पड़ता है, इसको सिग्नेचर किया जाता है। कितने लोगों के द्वारा? जब कंपनी रजिस्टर होती है तो मिनिमम 7 या 2, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, 1% कंपनी है तो 1, और पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर क्या करेंगे? इसको साइन करेंगे। और वो लोग जैसे ही साइन करेंगे इनको बोलेंगे हम क्या? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने वाले कहलाएंगे, या ये कंपनी के पहले क्या बनेंगे? मेंबर बनेंगे, सदस्य बनेंगे। क्या ये शेयर होल्डर बनेंगे? अगर इन्होंने बाद में शेयर ले लिए तो ये क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर भी बन जाएंगे। बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई, सिंपल सी बात थी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देख रहे हैं, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। तो पहले हमने कहा प्रमोटर होते हैं कुछ लोग जो कंपनी को वास्तविकता में लाने का काम करते हैं, हालांकि वो कंपनी के रिलेशन में कुछ भी नहीं लगते, जो बाद में डायरेक्टर मेंबर कुछ भी बन सकते हैं। दूसरा, कंपनी जो है वो लॉफुल पर्पज़ के लिए होना चाहिए, मिनिमम 7 या 2 या 1 लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, प्लस जो दूसरे डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम आर्टिकल वो सब आरओसी को फाइल करोगे और आरओसी क्या करेगा? आपको इनकॉर्पोरेट कर देगा। ओके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जानते ही हो। मेमोरेंडम का मतलब वो कागज, ये कंपनी का चार्टर है एक तरीके से। चार्टर समझते हो? संविधान है कंपनी का, यूँ समझ लीजिए। इसके अंदर लिखा होता है ऑब्जेक्ट कि कंपनी क्यों बनाई गई है, पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ताकि ये मदद करती है शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, या जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील कर रहा है, काम कर रहा है, ये जानने में कि कंपनी की पावर क्या है और कंपनी क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या गतिविधियाँ कर सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कंपनी छुपा के रखेगी, ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम देख सकते हो। अब उस मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? एक होता है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम। तो नेम का भी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हालांकि आपके लिए काम का नहीं है। एप्लीकेशन करनी पड़ती है, नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेम नेम नहीं हो सकता, देखिए सिमिलर और वैसा नेम नहीं ले सकते आप, अलग अलग होना चाहिए। मतलब इस तरीके के नेम यूज़ नहीं कर सकते जो पहले से मौजूद हो। दूसरा, और इसमें क्या होगा बताओ? सिचुएशन क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसकी जानकारी होगी। फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, हमने पढ़ा था ना 3 तरह की होती है। फिर कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज का मतलब ऐसी कंपनी जिनके अंदर शेयर कैपिटल है तो वहाँ पे कितनी ऑथराइज कैपिटल होगी, मतलब अधिकतम कंपनी कितनी पूंजी के साथ काम करेगी। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब जो कंपनी के सब्सक्राइबर है उन्होंने कितने कितने शेयर लिए। और एक होता है नॉमिनेशन क्लॉज, इसके अंदर जो 1% कंपनी है, क्योंकि उसमें एक ही सदस्य होता है, एक ही मेंबर होता है, तो अगर वो मर गया तो उसकी जगह कौन नॉमिनी होगा, वो नाम। ये सिर्फ ओपीसी में होता है 1% कंपनी में। तो कुल मिला के 2-3 ये क्लॉज है, देख लेते हैं कौन कौन सा। एक तो नेम क्लॉज, नाम को लेके एक क्लॉज होता है। दूसरा सिचुएशन, मतलब कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ इसका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, फिर कैपिटल कितनी है, और बताओ सब्सक्रिप्शन को लेके जो सब्सक्राइबर है, कंपनी के शुरुआती मेंबर है 2 या 7 जितने भी, वो उनके कितने कितने शेयर है उसकी डिटेल। ओके। दूसरा होता है आर्टिकल, ये क्या है? कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन, नियम कायदे हैं कंपनी की खुद की गवर्नेंस के लिए, कंपनी खुद चलाने के लिए। ओके, ताकि कंपनी के मैनेजमेंट में सहायता मिल सके। इसमें सारे नियम कायदे लिखे होते हैं। चलिए, क्या इन मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, कभी
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कभी साधारण रेजोल्यूशन से भी काम चल जाता है। ठीक है, हालांकि इतना डेप्थ में हमारे लिए काम का नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा क्विकली कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रॉस्पेक्टस। ये भी एक कंपनी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो देखिए एक कंपनी कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, वो शेयर इश्यू कर सकती है। शेयर इश्यू कर सकती है किस किस को, बताइए। अगर पब्लिक है तो वो किस किस को इश्यू कर सकती है? एक तो पब्लिक को इश्यू कर सकती है, लोगों को, आम जनता को शेयर इश्यू कर सकती है। क्या प्राइवेट भी कर सकती है कुछ सेलेक्टेड लोगों को? यस, प्राइवेटली भी कर सकती है। क्या अपने एम्प्लॉयज़ को भी कर सकती है? यस। एक प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक को कर सकती है? नहीं, तब वो प्राइवेट रहेगी नहीं। अगर उसने पब्लिक से पैसा ले लिया तो वो क्या कर सकती है? सिर्फ प्राइवेट लोगों को इश्यू कर सकती है, मतलब सेलेक्टेड गिनती के घर के लोगों को शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये जो कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, जो क्या कर रही है? पब्लिक को शेयर इश्यू कर रही है। तो ये कंपनी बताना चाहेगी पब्लिक को कि भाई हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या हमारा काम है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितनी हमारी एसेट है, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, कौन कौन कंपनी के डायरेक्टर है, कौन कंपनी का ऑडिटर है, कौन मेंबर है, कितनी कैपिटल है। सारी चीज़ें पब्लिक को पता होगी, तभी तो पब्लिक क्या करेगी? देखेगी कि अच्छा भाई ये कंपनी का काम भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, लाइबिलिटी, एसेट देख लिए, डायरेक्टर देख लिए, सब ठीक लग रहा है, मतलब ये कंपनी चलेगी, अब इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। तो पब्लिक के पास ये जानकारी कैसे पहुंचेगी? तो उसके लिए एक कागज़ का टुकड़ा तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस होता है ना, स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो स्कूल वाले देते हैं एक 3-4 पेज का, जिसमें सारे फीचर लिखे होते हैं कि भाई ये का गतिविधियाँ होती है, इतना पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस होता है, कंपनी का विज्ञापन है। ठीक है, जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, अगर ये कंपनी प्राइवेट मतलब कुछ गिनती के लोग, जिनके नाम पहले से पता है कि भाई मिस्टर ए, बी और सी को हम शेयर दे रहे हैं और बाय नेम इनको ऑफर दे रहे हैं, मतलब कि भाई आप आइए और हमारी कंपनी में क्या कीजिए? पैसा लगाइए। तो बताओ, क्या अब इनको प्रॉस्पेक्टस देने की ज़रूरत है? नहीं। प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत कब होती है? जब हम पब्लिक को इश्यू करते हैं। अगर वो कंपनी प्राइवेट शेयर इश्यू कर रही है, गिनती के लोगों को बाय नेम ऑफर कर रही है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर। और तीसरा होता है एम्प्लॉयज़ को, जिसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। और प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ क्या कर सकती है? प्राइवेट इश्यू ही कर सकती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं क्विकली, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी कैसे इश्यू कर सकती है? प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी पहले, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, या फिर राइट इश्यू या बोनस इश्यू कर सकती है पब्लिक को, प्राइवेट, और या राइट या बोनस या स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, फिर प्राइवेट कंपनी या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है या राइट या बोनस इश्यू ला सकती है। राइट इश्यू क्या होता है? राइट का मतलब होता है, राइट शेयर का मतलब एक बात अधिकार अंश, मतलब कंपनी के जो अभी शेयर होल्डर है वर्तमान, उनको एक अधिकार देना कि आप चाहो तो कंपनी के और शेयर ले सकते हो थोड़ी कम प्राइस पे। ओके, तो पहला पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब जब आप क्या कर रहे हो? शेयर्स इश्यू कर रहे हो। किसको? सेलेक्टेड लोगों को, पब्लिक को नहीं, सेलेक्टेड पर्सन्स को। और उनको ऑफर की जाती है सिक्योरिटी, मतलब उनको कहा जाता है कि भाई आप आइए और पैसा लगाइए हमारी कंपनी में। तो वो ऑफर जो होता है वो बाय नेम होता है, मतलब नाम से कि भाई मिस्टर ए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, मिस्टर बी हम आपको। अगर बाय नेम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा?
पब्लिक ऑफर हो जाएगा कि पब्लिक में से कोई भी आगे लगा सकता है, तो फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट रहेगा नहीं। तो इसीलिए जो ऑफर होता है वो बाय नेम होता है, प्लस प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। ओके, एक साल में अधिकतम ऐसे 200 लोगों को हम इश्यू की जा सकती है सिक्योरिटी। और भी कई सारी कंडीशन है, लेकिन इतनी डिटेल में मैं अगेन कहूँगा हमारे लिए काम की नहीं। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट का अपोजिट होता है एग्जैक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर मतलब जब आप सेलेक्टेड लोगों को नहीं कर रहे हो, गिनती के लोगों को नहीं कर रहे हो, पूरी पब्लिक को कर रहे हो कि भाई कोई भी आए और पैसा लगा सकता है, किसी को बाय नेम आप ऑफर नहीं कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है कि ये है पब्लिक ऑफर। और पब्लिक ऑफर तब भी बन जाता है जब आप अगर प्राइवेट का ऑफर की ये जो शर्तें हैं पूरी नहीं करते, तो फिर उसको क्या मान लिया जाता है, पब्लिक ऑफर मान लिया जाता है। और जब पब्लिक ऑफर होता है तब उसके लिए हमें क्या इश्यू करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। तो आए देखें क्या होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें शामिल है, एक तो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, या कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई विज्ञापन, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इनवाइट कर रहा है पब्लिक को कि आप आइए और ख़रीदिए हमारी कंपनी की सिक्योरिटी। जैसे ये ए लिमिटेड कंपनी है, इसने अखबार का एक पेज का विज्ञापन दिया जिसमें कंपनी के, कई बार आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में इस तरह के विज्ञापन आते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में खूब सारी चीज़ें लिखी होती हैं और एक प्राइस दी होती है कि इस प्राइस पे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये क्या है, अपने आप में प्रॉस्पेक्टस है, क्योंकि इस एडवर्टीज़मेंट के आधार पे ये कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा मांग रही है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप आइए और ऑफ़र कीजिए। अब आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक होता है ऑफ़र और होता है इनवाइट टू ऑफ़र। इनवाइट टू ऑफ़र और ऑफ़र, ऑफ़र का मतलब तो सीधा मैंने कह दिया कि भाई ये 10 रुपये देता हूँ, आप शेयर दीजिए मुझे, तो ये मेरा ऑफ़र था, अगर आपको स्वीकार है तो शेयर दे दीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा, मैं सामने वाला को कह रहा हूँ कि आप आइए और मुझे ऑफ़र कीजिए, क्या कि 10 रुपये देता हूँ, शेयर बेच दो या दे दो मुझे, तो ये होता है इनवाइट टू ऑफ़र। ठीक है, जैसे कोई बोली लग रही है कहीं पे, तो बोली के लिए हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं कि आओ आओ बोली लगाओ, मतलब हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और बिड लगाइए, ऑफ़र लगाइए। ओके, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉस्पेक्टस। ये प्रॉस्पेक्टस कई तरह के होते हैं। एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये समरी शॉर्ट का होता है। एब्रिज्ड का मतलब होता है क्या, एकदम संक्षेप में। तो ये ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जिसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं होती, शॉर्ट में कुछ चीज़ें दे रखी होती है। और ये एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, हर जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है शेयर का, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही लगा होता है। मतलब ये फॉर्म जिसके पास भी जाएगा वो इस संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस से क्या करेगा, कंपनी की कुछ जानकारी ले सकता है। दूसरा होता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब देखिए, कंपनी मान लीजिए आज यहाँ खड़ी है 1 जनवरी 2021 के दिन, कंपनी को लगता है 31 दिसंबर तक हम 2-3 बार शेयर इशू करेंगे, तो बार बार प्रॉस्पेक्टस बनाना और इशू करना, तो वो क्या कर सकती है, 1 तारीख के दिन उसने एक सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जारी किया है। ऐसा ही कोई प्रॉस्पेक्टस है नॉर्मल, और वो किसको दे दिया, आरओसी को दे दिया कि भाई, रजिस्ट्रार को दे दिया, सेबी को दे दिया कि भाई ये हमारा प्रॉस्पेक्टस है और हम इसके आधार पे पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। अब 3 महीने बाद उसको वापस से शेयर इशू करने हैं, तो उसको दोबारा पूरा प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिर्फ एक छोटा सा कागज़ तैयार करेगा जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, और उसमें सिर्फ ये बताएगा कि इस 3 महीने के दौरान कंपनी में क्या क्या बदलाव हुए, मतलब शेयर कैपिटल में कोई बदलाव हुआ, कोई डायरेक्टर चेंज हो गया, कोई ऑडिटर चेंज हो गया। आपको सिर्फ वो बदलाव बताने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगले 1 साल तक आप सिर्फ उसी प्रॉस्पेक्टस के आधार पे क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी इश्यू कर सकते हो, कितने भी बार। अब हर बार जब भी आप करोगे तो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना होगा, और इसमें क्या होंगे, चेंजेज होंगे। ओके, तो इस पहले वाले को बोलते हैं सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। समझ आया, ये इससे अलग कैसे है। एब्रिज्ड का मतलब संक्षिप्त, ये किसके साथ लगा होता है,
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सेल्फ प्रोस्पेक्टस और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों हमेशा साथ चलते हैं। मतलब जब आपको एक ही साल में एक से अधिक बार इशू करना है तो बार बार इशू करने के बजाय आप क्या कीजिए, एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाइए, वो दे दीजिए आरओसी को, और अब अगली बार एक साल के लिए जब भी शेयर इशू करो आपको उतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? तो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब कोई कंपनी वो कह रही है कि मेरे 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर है, मैं इसको मार्केट में 500 रुपये में इशू करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मार्केट में इस मेरी कंपनी के भाव के हिसाब से 500 रुपये एक शेयर के लिए लोग लगा देंगे। अब मान लो उसने 500 रुपये फिक्स करके किया और एक भी शेयर होल्डर नहीं आया, क्योंकि शेयर होल्डर को सबको लग रहा था ये तो 300-400 रुपये की कंपनी है, शेयर के अधिकतम इतने हो सकते, 500 लायक तो नहीं। बताओ, कंपनी का तो इशू फेल हो गया, शेयर इशू कर ही नहीं पाई, नुकसान हो गया उसको। तो इतना सारा खर्चा किया, उतना सारा एडवर्टीजमेंट किया। तो इससे बचने के लिए कई बार कंपनी अपनी जो शेयर की प्राइस है उसका अनुमान नहीं लगा पाती। कई बार शेयर की प्राइस उल्टा भी हो सकता है, कंपनी ने 500 रखा, लोग तो 800 में भी लेने के लिए मर रहे हैं, तो ये 300 रुपये का नुकसान हो गया जो कंपनी को मिल सकता था अगर उसने सही कीमत का अनुमान लगाया होता। तो कई बार कंपनी क्या करती है, ये प्राइस का अनुमान नहीं लगा पाती, तो उस केस में वो क्या करती है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस करती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो एक प्राइस की रेंज बता देती है कंपनी की, भाई 500 से लेके 600 के बीच में आप क्या कीजिए, ऑफ़र कीजिए। जैसे किसी ने 501 लगाया, किसी ने 502 लगाया, सब अपना अपना ऑफ़र करेंगे इस रेंज के बीच में, और फाइनली एक प्राइस तय हो जाएगी जो अधिकतम हाईएस्ट बिड होगी। जैसे किसी ने 530 रुपये लगा दिए तो 530 पे सबको अलॉट करेंगे, जो भी प्राइस कंपनी फाइनल करती है उसके ऊपर। तो ये कहलाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जब कंपनी सही प्राइस का अनुमान नहीं लगा पाता है। तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो किसके केस में काम आता है, इस बुक बिल्डिंग में। मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें शेयर की जो आने वाला शेयर इश्यू हो रहा है उसकी कीमत नहीं लिखी होती, ठीक है। ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें शेयर्स की कीमत जो प्राइस है वो मिसिंग होती है। मिसिंग इसलिए होती है क्योंकि उसकी जगह एक प्राइस की सिर्फ रेंज दी जाती है, ठीक है, कि इस रेंज के अंदर फिक्स प्राइस नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और लास्ट होता है डीम्ड, यानी माना गया प्रोस्पेक्टस। इसके अलावा कोई भी दूसरा नोटिस सर्कुलर जो प्रोस्पेक्टस के रूप में इश्यू कर रहे हैं तो उसको मान लिया जाता है कि वो क्या है, प्रोस्पेक्टस है। ओके, चलिए, मेरे हिसाब से बातें समझ आ रही है आपको। जितना हमारे लिए काम की है उतनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर कुछ कंपनीज के लिए सिक्योरिटीज जो है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होना ज़रूरी है। डीमटेरियलाइज फॉर्म क्या होता है, डीमेट फॉर्म क्या होता है, बताओ। तो देखिए, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है। पहले ये कंपनी है, मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी ने शेयर इश्यू किए खूब सारे, अलग अलग ABCD अलग अलग शेयर होल्डर्स ने सब ने परचेज किए। कंपनी क्या करेगी, अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर, और इसमें सबका नाम लिखेगी, इनका ABCD सबका जितने का है, और सबको बदले में क्या देगी, इनको एक शेयर सर्टिफिकेट, एक फिजिकली सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आप जो धारक हैं उसको 10 शेयर होल्ड करने का अधिकार दे रहे हैं, या उस पर जो भी लिखा होता है, जैसे नोट पे लिखा होता है ना वैसे ही। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो ये फिजिकल फॉर्म में पूरे शेयर्स क्या हो गए, बंद हो गए, ऐसा अब नहीं होता। ये कंपनी क्या करेगी, डिपॉजिटरी होता है, क्या होता है, डिपॉजिटरी, जैसे बैंक होता है ना वैसे ही ये डिपॉजिटरी होता है। कंपनी अपने जितने भी शेयर है, जैसे 1 करोड़ शेयर है, इस डिपॉजिटरी को बोल दिया कि भाई 1 करोड़ शेयर मेरे हैं, आप क्या कीजिए, इनको जमा कीजिए। ओके, डिपॉजिटरी ने क्या किया, इन शेयर को डीमटेरियलाइज कर दिया, मतलब फिजिकल फॉर्म से हटा के डिजिटल फॉर्म में कर दिया। मतलब जैसे बैंक में कैसे होता है बैंक बैलेंस, वैसे ही अब इसने बैलेंस दिखाना शुरू कर दिया 1 करोड़। और कंपनी ने कहा कि भाई ए के नाम पे 10 शेयर कर दो, बी जो जो उनके शेयर होल्डर जितने जितने खरीदे हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी। इस डिपॉजिटरी ने क्या किया, इन सबको बोला कि भाई आप आइए मेरे पास खाता खुलवाइए। ए ने खुलवाया, बी ने खुलवाया, सी ने, सब ने अपना अकाउंट खुलवाया, और सबके अकाउंट में जितने जितने शेयर है वो उसके दिख गए। क्या फिजिकली इनके पास कोई सर्टिफिकेट कुछ आया, कुछ नहीं आया, ठीक है, इनके सिर्फ अकाउंट में वो शेयर दिख रहे हैं।
तो ये जो ए बी ये जो खुला रहे हैं इसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट। फिजिकली शेयर किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है। अब बताओ, कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, सदस्यों का मेंबर का रजिस्टर है, उसके अंदर क्या इन सब के नाम है? कंपनी के पास तो जानकारी है ही नहीं कि किसके पास कितने शेयर है। ये सब तो कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी कर रहा है। मान लो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी पे ये शेयर लिस्टेड है। अब वहाँ ए ने सुबह सुबह बेच दिए तो कंपनी को तो सूचना मिली नहीं। तो इस केस में क्या होता है, जो डिपॉजिटरी होता है ना, उसके जो रिकॉर्ड होते हैं जिसमें ये ए बी सी डी के नाम है, उस रिकॉर्ड को ही क्या मान लिया जाता है? कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर, सदस्यों का। उसमें जिसका नाम होगा हम उसको क्या मानेंगे? कंपनी का मेंबर मानेंगे। तो ये जो कंपलसरी है, क्या कुछ कंपनीज के लिए ऐसा फिजिकल फॉर्म में शेयर इश्यू आप नहीं कर सकते आज की डेट में। कौन सी? हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर लेके आ रही है और इसके अलावा कुछ और कंपनी जो केंद्र सरकार बताती है, उनके लिए ज़रूरी है कि शेयर्स कैसे होने चाहिए? डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होने ज़रूरी है। बात समझ आई? ठीक है। अब ये अगली चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये ऑडिट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसके अंदर अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट का मतलब कोई गलत सूचना है, गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके लिए लाइबिलिटी, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? तो दो तरह की जिम्मेदारी होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल का मतलब जब कोई आपके ऊपर पेनल्टी या इस तरह का आपने कोई कृत्य किया है तो उस तरह की। क्रिमिनल का मतलब आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए जैसे जेल होती है उस तरह की सजा होना। तो दोनों अलग अलग लाइबिलिटी है। सिविल जैसे कोई चेक बाउंस हो गया, ये सारी सिविल लाइबिलिटीज़ है। आपने किसी का हाथ तोड़ दिया, खून कर दिया, ये सारे क्रिमिनल एक्ट है। तो दोनों तरह की जिम्मेदारी हम देखते हैं। सेक्शन 35 कंपनीज एक्ट का, जो कहता है कि जब कोई पर्सन सब्सक्राइब करता है सिक्योरिटी, कंपनी की शेयर परचेज करता है, किसके आधार पे? कोई स्टेटमेंट जो प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ था, जो कि अपने आप में क्या है? मिसलीडिंग है, भ्रामक है, या कोई सूचना उसमें ओमिट हो गई, गलती से रह गई, या मिसलीडिंग है और उसकी वजह से उसको लॉस हुआ है। मतलब कोई प्रॉस्पेक्टस दिया था, उसके अंदर गलत सूचनाएं दी, जैसे ऑडिटर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, कंपनी के डायरेक्टर ने दे दिया, किसी एक्सपर्ट ने दे दिया कि भाई ये कंपनी तो 10%, 20%, 30% की रेट से ग्रोथ कर रही है, और वो मिस स्टेटमेंट क्या था? भ्रामक था, गलत था, मिसलीडिंग था, या कोई चीज़ें रह गई जिसकी वजह से वो जो पर्सन जिसने इस सूचना के आधार पे पैसा लगाया, ये देख के लगाया, और उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, तो ये लाइबिलिटी आ जाएगी किसके ऊपर? अभी पढ़ते हैं कौन कौन लाइबल है। कंपनी खुद जिम्मेदार है, कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस में साइन किया, या कंपनी के प्रमोटर्स, या जो भी पर्सन जिनका नाम इस प्रॉस्पेक्टस में आ रहा है, जो इसको ऑथराइज कर रहे हैं इश्यू करने के लिए, उनका नाम आ रहा है। जैसे कंपनी के कोई एक्सपर्ट है, कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है। पनिशमेंट क्या होगी? सबसे पहला तो जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना नुकसान पूरा भरपाई, प्लस सेक्शन 36 के हिसाब से और हमें देखना होगा। 36 में क्या है? वो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी हमने देखी थी वो। नेक्स्ट 36 डिफेंसेस, मतलब आप बच भी सकते हो इससे अगर आप ये साबित कर दो कि आपने जो स्वीकृति दी थी इस प्रॉस्पेक्टस के लिए वो आपने विड्रॉ कर ली थी, वापस ले ली थी, आपने कह दिया साहब मेरा नाम हटा दीजिए, तो फिर आप जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी। कब होगा? जब कोई प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, ओमिशन है, या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। कौन कौन लाइबल है? हर वो पर्सन जिसने ऑथोराइज किया है प्रॉस्पेक्टस के इश्यू को। अब यहाँ ध्यान रखना, ऑडिटर जो है वो प्रॉस्पेक्टस को इश्यू नहीं करता है, वो तो सिर्फ एक एक्सपर्ट के रूप में अपनी राय ज़रूर दे सकता है। उसको इश्यू तो कौन करते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स, वही करते हैं। तो इस केस में क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो सेक्शन 36 है वो क्या है? सेक्शन 36 बेसिकली फ्रॉड के लिए है, कि अगर कोई फ्रॉड है, मतलब इंटेंशनली जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो वहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। कैसी होगी? अनलिमिटेड, असीमित दायित्व होगा जिसने फ्रॉड किया है। प्लस एक सेक्शन है 447, आगे पढ़ेंगे, उसके तहत कुछ जेल का भी प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है जानते हो? GDR का मतलब होता है, जैसे ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, या कोई दुनिया की दूसरी कंट्री है। इंडिया की एक कंपनी है,
जिसको क्या करना है, अपने शेयर इशू करने हैं विदेश के अंदर जो शेयर होल्डर्स बैठे हैं अलग अलग उनको, और उनसे क्या लाना है, वापस पैसा लाना है शेयर इशू करके। हो सकता है इस कंपनी का कारोबार ऐसा हो कि विदेशों में जानते हो वो लोग इसमें लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो। अब ये कंपनी डायरेक्ट इनको शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब इसके लिए क्या होती है, अलग अलग लिमिट होती है, एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, इस तरह की लिमिट्स आरबीआई और केंद्र सरकार तय करती है। ठीक है, कि भाई विदेशी कंपनियां डायरेक्टली कंपनी के अंदर इतना पैसा लगा सकती है, क्योंकि अगर वो सारा पैसा लगाएगी तो ये कंपनी किसके नियंत्रण में चली जाएगी, विदेशियों के, फिरंगियों के, और भारत फिर से क्या बन जाएगा, गुलामियों की बेड़ियों में बंध जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या बनाई हुई है, लिमिट बनाई गई है कि हर सेक्टर वाइज, जैसे अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंक है, उसके अंदर इतना, रिटेल है उसके अंदर इतना, ताकि अपने लोकल कारोबार भी चलते रहें। नहीं तो सारा पैसा वही लगाएंगे, खेती बाड़ी भी वही करेंगे, तो अपने किसान तो चले जाएंगे, इतना उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो इसका एक तोड़ है क्या, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जो ये होता है बेसिकली, दो तरह की बैंक होती है, एक इंडिया में होती है बैंक, एक फॉरेन में होती है बैंक। ठीक है, जो इंडिया में कंपनी है वो क्या करेगी, इस जो इंडियन बैंक है यहाँ पे, उसको अपने सारे शेयर इशू करेगी और वो शेयर अपने पास होल्ड करेगी। वो क्या करेगी, फॉरेन में लोकेटेड एक दूसरी बैंक को ये निर्देश देगी कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर हमारे पास आ चुके हैं, जमा है, 1 लाख शेयर मान लो जमा है, आप इन 1 लाख शेयर को क्या कर सकते हो, आगे अपने वहाँ कंट्री में लोगों को इश्यू कर सकते हो। अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इसके पास जाएंगे, इस बैंक के पास जो वो फॉरेन में लोकेटेड है, विदेश में लोकेटेड है, और वहाँ पे पैसा जमा कराएंगे और बदले में उनको एक रसीद दी जाएगी, रिसिप्ट दी जाएगी। एक्चुअल शेयर नहीं दिया जाएगा, मतलब अगर शेयर देंगे तब तो वोटिंग राइट इनके पास होगा, नियंत्रण इनके पास होगा, तो इनको शेयर नहीं मिलके सिर्फ क्या दी जा रही है, एक रिसिप्ट दी जा रही है कि भाई आप इतने शेयर होल्ड करते हो, जो शेयर आपके पास नहीं है, जो इस इंडियन बैंक के कस्टडी में कस्टोडियन के पास पड़े हैं। इस तरीके से ये जो शेयर होल्डर है इन्होंने पैसा भी लगा दिया, अब जो रिटर्न आएगा, डिविडेंड आएगा, वो इन तक पहुंच जाएगा, लेकिन इनका डायरेक्ट इस पर कंट्रोल भी नहीं हुआ। तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है, जीडीआर कहलाता है। पढ़ते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कोई रिसिप्ट के रूप में, जो भी उसको कह दीजिए, क्रिएटेड बाय अ फॉरेन डिपॉजिटरी, जो कि कौन क्रिएट कर रहा है, जो फॉरेन में एक डिपॉजिटरी है, जो बैंक है, डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया, एंड ऑथोराइज्ड बाय अ कंपनी मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो यहाँ से इश्यू कर रही है उसने ऑथोराइज किया इसको कि भाई आप हमारे बिहाफ पे इतनी रिसिप्ट इश्यू कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है शेयर अलॉटमेंट के लिए। हमने कहा कि कंपनी अलग अलग तरीके से इश्यू कर सकती है, प्राइवेट इशू ला सकती है, पब्लिक इशू ला सकती है, राइट शेयर ला सकती है, बोनस ला सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर ला सकती है। पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए, इस तरह की बातें। अब जो इस शेयर के लिए एप्लीकेशन उसने ली, जो पैसा उसने लिया, एप्लीकेशन मनी ली, एप्लीकेशन ली होगी तो उसके साथ कुछ पैसा भी लिया होगा, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी। अब जब एप्लीकेशन मनी ली है तो वापस आपको क्या करने पड़ेंगे, शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। तो ये अलॉटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, पढ़ते हैं ध्यान से। सबसे पहला, कंपनी कब अलॉट करेगी शेयर, जब वेयर अ कंपनी मेक एन ऑफर टू द पब्लिक, नो अलॉटमेंट शैल बी डन अनलेस, जब तक नहीं किया जाएगा जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव नहीं हुआ है और एप्लीकेशन पे मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये है कि कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस में बताएगी कि भाई कम से कम 90% सब्सक्राइब होने चाहिए शेयर, मतलब 1 लाख शेयर इशू किए तो 90,000 शेयर खरीदे जाने चाहिए। ठीक है, अगर इतने नहीं खरीदते हैं लोग तो ये इशू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, एप्लीकेशन के ऊपर कम से कम 5% पैसा क्या होना चाहिए, जमा होना चाहिए। मतलब एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये का शेयर है तो आधा रुपया देना होगा। तो जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। कौन सी 2 शर्तें, पहला तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब इतने लोग शेयर को सब्सक्राइब करें, उतने अप्लाई करें, एप्लीकेशन दे। ज़्यादा भी आ सकती है, जैसे 1 लाख शेयर थे, 10 लाख एप्लीकेशन आ गई या 50,000 ही आई, तो जब अगर 90% से कम है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, अलॉट नहीं कर सकते।
एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव होना चाहिए? 5% रिसीव होना चाहिए। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब 1 महीने के अंदर आपको अगर 90% तक एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो ठीक। फिर उसका एक रिटर्न भरा जाएगा, आरओसी में दिखाना होगा कि इतने शेयर इशू किए, इतनी एप्लीकेशन मिली। और ये 90% की क्यों लिमिट है बताओ? 90, 95 जो भी है लिमिट, ये क्यों है बताओ? ये इसलिए है, मतलब अगर 90% भी लोग नहीं इंटरेस्टेड है, इसका मतलब कंपनी के अंदर दम नहीं है। फिर सबको पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? वापस लौटाना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होता है, ध्यान रखना हमेशा, जो एप्लीकेशन मनी होती है वो हमेशा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी भरोसा नहीं है कि अलॉटमेंट होगा या नहीं। कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती। मतलब कंपनी ने इनवाइट किए, एप्लीकेशन आई, सबके ऊपर 5-5% पैसा आया, तो ये पैसा एक अलग बैंक अकाउंट में रखेंगे और इनको खर्च नहीं किया जा सकता जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता। अलॉटमेंट हो गया, जिन्होंने ज़्यादा लगाया उसको रिफंड हो गया पैसा, अब इस पैसे को मैं कंपनी क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है। उसको रीपे करना, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो फिर आपको पैसा रिफंड करना होगा, अदरवाइज 15% ब्याज देना पड़ेगा। फिर आप सिक्योरिटीज़ को लिस्ट भी करवा सकते हो। अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अंडर राइटर कौन होता है बताओ? कंपनी डायरेक्टली शेयर इश्यू नहीं करना चाहती। कंपनी को डर है क्या कि भाई मेरा इश्यू फेल हो सकता है, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या होगा। तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किससे? एक अंडर राइटर से, एक बैंक से या कोई संस्था है जो इस तरह का काम करती है। उस अंडर राइटर ने कहा एक काम कीजिए, आप शेयर सारे हमें दे दीजिए, हम पब्लिक को बेचेंगे और अगर पब्लिक नहीं खरीदते तो बाकी के शेयर हम खुद रख लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये अंडर राइटर क्या ये फ्री में जन सेवा कर रहा है? ऐसा नहीं। तो इसके लिए वो क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है और मोटा कमीशन लेता है। शेयर्स के केस में कितना? 5%, डिबेंचर्स के केस में 2.5%, या जो भी रेट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा बताई गई है। शेयर में ज़्यादा क्यों है? तो देखिए शेयर्स के अंदर रिस्क ज़्यादा होती है, डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, तो इजीली लोग खरीद लेते हैं, इसमें खतरा कम होता है। इसलिए यहाँ अंडर राइटर को बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आराम से खरीदे जा सकते हैं डिबेंचर्स। तो 2.5% तक कमीशन उसको मिलता है। और इस अंडर राइटर की डिटेल प्रॉस्पेक्टस में भी दिखानी होती है। फिर अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट करते हो तो ये पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जैसे अगर आपने पब्लिक ऑफ़र किया, प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं किया, तो ये काम की नहीं है वैसे अपने। नेक्स्ट है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। आप जानते ही हो शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है? 2 तरह की, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस किसको बोलते हैं बताओ? प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता। प्राथमिकता किस बात को लेके? प्राथमिकता किस बात को लेके? या तो डिविडेंड को लेके या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल को लेके। क्या मतलब इसका? या तो डिविडेंड को लेके प्राथमिकता, मतलब इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा एक फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट से, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे नहीं हुआ। या फिर ये प्रेफरेंस हो सकता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम, मतलब जब कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किनको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो ऐसे शेयर जिनके ऊपर किसी तरह का प्रेफरेंस हो, प्राथमिकता हो, या तो डिविडेंड को लेके या फिर जो पैसा लगाया उसकी वापसी को लेके। किसकी तुलना में? इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में इनको क्या होती है? प्राथमिकता होती है। बात समझ आई? इक्विटी वालों को बाद में अगर बचा कुचा डिविडेंड उनको दिया जाएगा। इनको तो या तो फिक्स डिविडेंड मिलेगा या कैपिटल के रीपेमेंट में प्राथमिकता मिलेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स किसको बोलते हैं या इक्विटी शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं बताओ? जो प्रेफरेंस नहीं है वो सारी क्या है? इक्विटी, जिनके ऊपर वोटिंग राइट हो सकते हैं या डिफरेंशियल राइट हो सकते हैं वोटिंग को लेके, डिविडेंड को लेके। ये क्या होते हैं डिफरेंशियल राइट? अभी देखते हैं आगे। डिफरेंशियल राइट का मतलब होता है कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनको कुछ अलग से अधिकार होते हैं, अलग से अधिकार होते हैं। है तो ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन इनको कुछ अलग अधिकार होते हैं। किस तरह के अधिकार हो सकते हैं बताओ? तो या तो वोटिंग राइट कि भाई इन शेयर होल्डर्स को डबल वोटिंग राइट होगा, 1.5 गुना होगा, जो भी हो सकता है। या इनको डिविडेंड में प्राथमिकता मिलेगी या इस तरह का कुछ अलग फिक्स डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। ये अधिकतम कितने हो सकते हैं? 26% हो सकते हैं टोटल कंपनी के इक्विटी शेयर्स के। ध्यान रखना
ये डिफरेंशियल राइट हम इक्विटी में पढ़ रहे हैं ना, प्रेफरेंस तो अलग ही हो गए। प्रेफरेंस को तो अलग से प्रेफरेंस है, उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, उनको रिपेमेंट में प्राथमिकता मिल सकती है। उसके अलावा जो बचे वो सारे इक्विटी। अब इक्विटी में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ अलग से राइट है, लेकिन ये अधिकतम कितने हो सकते हैं, 26% टोटल इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना होगा, कंपनी के आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। वोटिंग राइट बताओ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है या प्रेफरेंस को? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। वैसे ये भी शेयर होल्डर है तो ये भी मालिक है, लेकिन इनको हर मुद्दे पे वोट करने का राइट है, हर मुद्दे पे, चाहे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो, कंपनी का एवरी रेजोल्यूशन जो भी कंपनी की मीटिंग में रखा जाएगा उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर को राइट है कि वो वोट कर सके। और उसका जो वोटिंग राइट होगा वो उसकी पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होगा। जैसे कंपनी की कैपिटल है 1 लाख, मतलब ये टोटल 100% वोटिंग राइट। अगर आपके पास 30,000 है, इसका मतलब आपको 30% वोटिंग राइट है। आपने अकेले ने वोट दिया, इसका मतलब 30% हो गया। आपके पास 55,000 है, इसका मतलब 55% वोटिंग राइट किसके पास है, आपके पास। तो जो वोटिंग राइट होते हैं वो किसके प्रोपोर्शन होते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट टू वोट होता है, लेकिन सिर्फ अपने मुद्दों पे, दूसरों के मुद्दों पे नहीं। कोई भी ऐसा मुद्दा जो डायरेक्टली उनके अधिकारों को अफेक्ट करता हो, या कंपनी के बंद होने से रिलेटेड हो, या कंपनी के शेयर कैपिटल कम करने से रिलेटेड हो, या फिर अगर 2 साल तक इनको भी डिविडेंड ना दिया जाए तो इनको भी अधिकार आ जाता है कि ये हर मुद्दे पे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज पहली क्लास है तो इसको थोड़ा यहीं रखते हैं, कल आगे और डिस्कस करते हैं। अब आपके लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट ए को अच्छे से करें और पार्ट बी भी अपना साथ में शुरू करें। हमने कुछ बुक शेयर की है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 4 छोटी छोटी किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की। आप अगर इनको देखते हो तो काफ़ी आपके राजस्थान को लेके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2-3 दिन लगेंगे इस किताब को पढ़ने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप प्लीज़ पढ़ते रहें। कुछ कारणों की वजह से क्लासेस 2-3 दिन ऑफ थी, आपके क्वेरीज़ को भी हम रिप्लाई नहीं कर पाए, पर ये चीज़ें अनअवॉइडेबल है, हो जाती है ऐसी, किसी के भी हाथ में नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। हम सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए उतना ही पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में हमारे लिए काम का है। थैंक यू वेरी मच।